द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खोज की जो शायद पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल कर रख दे। हीरा और हीरे से भी ज्यादा सख्त मटेरियल्स को बनाने के नए कह सकते हैं क्रांतिकारी तरीके सामने आए हैं। हाल ही में खासकर चीन और दक्षिण कोरिया से जो खबरें आई हैं, उन्होंने दुनिया भर की लैब्स और इंडस्ट्रीज में एक जबरदस्त हलचल मचा दी है। बिल्कुल। और इसी हलचल के बीच सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई एक नई तकनीकी क्रांति की सुबह है, जैसा कि कुछ दावे किए जा रहे हैं, या फिर ये प्रयोगशाला की एक और दिलचस्प खोज है जिसके व्यवहारिक असर को आप कह सकती हैं बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। तो हमारा आज का मुद्दा यही है, हीरा और उससे जुड़े पदार्थों में ये जो नई खोजें हुई हैं, क्या ये सचमुच एक तकनीकी क्रांति है या फिर थोड़ी अतिशोक्ति। मेरा मानना है साफ तौर पर कि हम एक वास्तविक तकनीकी मोड़ पर खड़े हैं। ये सिर्फ लैब के नतीजे नहीं हैं, नहीं, ये भविष्य की तकनीक की बुनियाद रख रहे हैं। खासकर जो दक्षिण कोरिया में हीरे की परतें, वो डायमंड फिल्म्स बनाने की विधि विकसित हुई है, वो तो कमाल है। और मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। हाँ, मैं मानती हूँ वैज्ञानिक तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो शब्द है ना, क्रांति, मुझे लगता है इसका इस्तेमाल अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। देखिए, प्रयोगशाला की सफलता और बाजार में उसकी कह लीजिए किफ़ायती पहुंच, इसके बीच का रास्ता अक्सर बहुत लंबा और मुश्किल होता है। अच्छा, मैं अपनी बात और साफ करता हूँ। पहले चलिए चीन की उपलब्धि की बात करते हैं। दशकों से वैज्ञानिक इस चीज पर बहस कर रहे थे। लॉन्स्टेलाइट, एक ऐसा पदार्थ जो थ्योरी में हीरे से भी 40% ज्यादा कठोर माना जाता था। अब जिलीन और सन यात सेन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इसे न सिर्फ बनाकर दिखाया है, बल्कि 1.5 मिलीमीटर के साइज में, जो टेस्ट करने के लिए काफी बड़ा है। और ये चीज 1100 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल रहती है, खराब नहीं होती। आप सोचिए जरा, कटाई और घिसाई के जो उपकरण होते हैं या बहुत ज्यादा तापमान में काम करने वाले पुर्जे, उनके लिए ये क्या मायने रखता है। हाँ, ये बात तो है। लॉन्स्टेलाइट का सिंथेटिक रूप से बनना और उसकी कठोरता की पुष्टि होना, ये यकीनन एक बड़ी वैज्ञानिक खबर है। इसने वो 60 साल पुरानी बहस तो खत्म कर दी। बिल्कुल, लेकिन असली गेम चेंजर मेरे हिसाब से शायद दक्षिण कोरिया से आया है। वहां पर इंस्टीट्यूट फॉर बेसिक साइंस, IBS जिसे कहते हैं, उन्होंने डायमंड फिल्म्स हीरे की परतें बनाने का एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। देखिए, पुरानी विधियों में बहुत भारी दबाव चाहिए होता था, तापमान बहुत ज्यादा और हफ्तों लग जाते थे। अब क्या है, अब गैलियम, लोहा, निकल और सिलिकॉन के एक खास लिक्विड मेटल अलॉय और मीथेन हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करके बिल्कुल सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर एक आम सी भट्टी में सिर्फ 2.5 घंटे में हीरे की परत तैयार। और रिपोर्ट्स तो ये तक कह रही हैं कि ये प्रक्रिया इतनी तेज और सस्ती हो सकती है जैसे अखबार छापना। हो सकती है, हाँ, यही वो शब्द है जिस पर ध्यान देना जरूरी है ना? बिल्कुल। और इसी संभावना में तो क्रांति छिपी है। आप जरा कल्पना कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए, हीरे की गर्मी निकालने की क्षमता अद्भुत है, तांबे से 5 गुना बेहतर। उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जबरदस्त है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे फोन या लैपटॉप जो गर्म ही ना हो, डेटा सेंटर्स जो अपनी कूलिंग पर 1/3 बिजली बर्बाद करते हैं, वो बचत होगी। उद्योग में सोचिए, हीरे की कोटिंग वाले औजार महीनों चलें, शायद साल भी, जिससे रखरखाव का खर्च कितना कम हो जाएगा। परिवहन में शायद ट्रेनों को साल में सिर्फ 2 बार मेंटेनेंस की जरूरत पड़े। विमानों के इंजन ज्यादा भरोसेमंद हो। अंतरिक्ष में शुक्र जैसे गर्म ग्रह या बृहस्पति के रेडिएशन वाले माहौल में मिशन भेजना संभव हो सकेगा। चिकित्सा में देखिए, बेहतर इम्प्लांट्स बन सकते हैं, स्कैनिंग तकनीक बेहतर हो सकती है। क्वांटम सेंसिंग, जो बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर नापने की तकनीक है, उसमें अविश्वसनीय प्रगति हो सकती है। ये सिर्फ छोटे-मोटे सुधार नहीं हैं, ये हर क्षेत्र को बदलने की क्षमता रखते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि ये उत्साह कहाँ से आ रहा है। ये संभावनाएं वाकई बहुत बड़ी लगती हैं। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा रुककर सोचने दीजिए। जैसा मैंने पहले कहा, वैज्ञानिक तौर पर यह कदम बहुत सराहनीय है, पर प्रयोगशाला से फैक्ट्री तक का जो सफर है, वो अक्सर उम्मीद से कहीं ज्यादा पेचीदा और महंगा साबित होता है। पर यह कोरियाई विधि तो इसी सफर को छोटा करने का दावा कर रही है ना, तेज, सस्ता और बड़े पैमाने पर।
दाहत्र यही है, लेकिन सवाल वही है, सस्ता किसके मुकाबले? क्या ये विशेष सैन्य उपकरणों या खास वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए सस्ता है? शायद हाँ। पर क्या ये आम उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में लगने वाले मौजूदा कूलिंग सिस्टम्स को हटाने जितना सस्ता है? क्या हम सचमुच उतने बड़े पैमाने पर बिना किसी खराबी के उतनी बड़ी हीरे की परतें बना सकते हैं जिनकी ज़रूरत होगी, मान लीजिए स्पेसक्राफ्ट के पैनल्स के लिए या बड़ी औद्योगिक मशीनों की कोटिंग के लिए? जो रिपोर्ट्स आई हैं वो खुद मानती हैं कि पूरी तरह हीरे की बनी कार बॉडी जैसी चीज़ें वो अभी भी 10 साल से ज़्यादा दूर हैं। ये साफ दिखाता है कि अभी रास्ते में कई रुकावटें हैं। लेकिन दिशा तो साफ है, प्रगति इसी ओर हो रही है, ये तो मानना पड़ेगा। दिशा साफ हो सकती है, पर रफ्तार और पहुंच पर अभी भी बड़े सवालिया निशान हैं। अब लॉन्स्टेलाइट को ही देख लीजिए। हाँ, हीरे से कठोर है, बहुत अच्छा, पर उसे बनाने का तरीका वो अभी भी बहुत सीमित है। सिर्फ 1.5 मिलीमीटर के क्रिस्टल बन रहे हैं। तो क्या ये इसे सिर्फ कुछ खास बहुत महंगे कामों तक ही सीमित नहीं रखेगा? ज्यादा संभावना तो यही लगती है कि असली काम जो ज्यादातर एप्लीकेशंस होंगी वो कोरियाई विधि से बनने वाली हीरे की परतें ही करेंगी। तो क्या लॉन्स्टेलाइट व्यावहारिक रूप से उतना क्रांतिकारी साबित होगा जितना बताया जा रहा है? शायद नहीं। और ये जो पूरी क्रांति की कहानी गढ़ी जा रही है, सच कहूं तो मुझे ये थोड़ी अतिरंजित लगती है। कई दावे भविष्य की संभावनाएं ज्यादा हैं, आज की हकीकत कम। हमें उम्मीद और हकीकत में फर्क करना सीखना होगा। ये एक विचारणीय बिंदु है। हालांकि मैं इसे थोड़ा अलग ढंग से देखता हूं। देखिए, किसी भी नई तकनीक के साथ ये बात सही है कि शुरुआत में लागत और बड़े पैमाने पर उत्पादन की चुनौतियां तो आती ही हैं, हमेशा आती हैं। लेकिन कोरियाई विधि का जो वर्णन है, अखबार छापने जितनी तेज और सस्ते, ये कम से कम ये तो बताता है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन का इरादा है और उसका एक रास्ता भी दिख रहा है। ये उन पुरानी विधियों से एकदम अलग है जहां लागत और समय ही सबसे बड़ी बाधा थे। हाँ, ये सच है कि कल ही सब कुछ हीरे का नहीं बन जाएगा, पर नींव तो पड़ चुकी है। मैं नींव के होने से इनकार नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। पर सवाल उस नींव की मजबूती का है और उस पर बनने वाली इमारत के आकार का है। ये जो शब्द है सस्ता, ये बहुत रिलेटिव है। सस्ता किसके मुकाबले? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आजकल इस्तेमाल होने वाले हीट सिंक से सस्ता है? क्या ये औद्योगिक औजारों पर होने वाली मौजूदा कोटिंग से सस्ता है? शायद अंतरिक्ष या टॉप लेवल मिलिट्री इस्तेमाल के लिए ये सस्ता हो, पर आम लोगों के इस्तेमाल की चीज़ों के लिए मुझे शक है कि लागत अभी भी एक बड़ी दीवार बनी रहेगी, खासकर उन जगहों पर जहां मौजूदा समाधान ठीक ठाक काम कर रहे हैं, मतलब गुजारा चल रहा है। और बड़े पैमाने पर बिना किसी नुक्स के उत्पादन, खासकर बड़े आकार की परतों का, ये अभी सिर्फ प्रयोगशाला में दिखाया गया है। इसे बाजार में साबित होना भी बाकी है। अच्छा, और लॉन्सडेलाइट की भूमिका, आप उसे सिर्फ एक खास नेश पदार्थ मान रही हैं। मैं उसे संभावनाओं की जो सीमा है उसे तोड़ने वाले पदार्थ की तरह देखता हूं। हाँ, हो सकता है अभी उत्पादन सीमित हो, लेकिन उसका अस्तित्व ही हमें उन चीजों के बारे में सोचने को मजबूर करता है जो शायद हीरे से भी परे हों, और भी ज्यादा मजबूत औजार, और भी ज्यादा टिकाऊ पुर्जे। ये संभावनाओं का दायरा बढ़ाता है, भले ही नजदीकी भविष्य में हीरे की परतें ज्यादा इस्तेमाल हों। मैं इसे दूसरी तरह से देखती हूँ। अगर लॉन्सडेलाइट बनाना मुश्किल ही रहता है और उत्पादन सीमित रहता है, तो ये वैज्ञानिक दिलचस्पी की चीज तो हो सकता है, पर असल तकनीकी क्रांति लाने वाला नहीं। क्रांति, देखिए, तब आती है जब कोई चीज आम पहुंच में हो और बड़े पैमाने पर बदलाव लाए। अगर ज्यादातर काम कोरियाई विधि से बनी हीरे की परतों से ही होना है, तो क्या लॉन्सडेलाइट सच में खेल बदल रहा है, या वो सिर्फ एक बहुत खास महंगा विकल्प बनकर रह जाएगा? मेरे ख्याल से असली ध्यान उन हीरे की परतों पर होना चाहिए जिनकी उत्पादन विधि में वाकई बड़ा बदलाव आया है। चलिए, अब इसके असर के दायरे पे बात करते हैं। आप ये तो मानेंगी कि जिन क्षेत्रों में इसका असर पड़ सकता है उनकी लिस्ट कितनी लंबी है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेना है, आम परिवहन, अंतरिक्ष, चिकित्सा, ऊर्जा, क्वांटम सेंसिंग, ये लिस्ट खत्म ही नहीं होती। ये किसी एक सेक्टर में छोटा मोटा सुधार नहीं है, नहीं, ये लगभग हर तकनीकी क्षेत्र को छूने की संभावना रखता है। यही तो क्रांति का सबूत है। क्षमता है, इससे मैं इनकार नहीं कर रही, बिल्कुल है, लेकिन असल में नज़दीकी भविष्य में इसका असर शायद उतना चौड़ा न होकर गहरा लेकिन संकरा हो। यानी सबसे पहले फायदा उन हाई एंड क्षेत्रों को मिलेगा जहां लागत से ज्यादा प्रदर्शन मायने रखता है, जैसे सेना,
खास उद्योग या बड़े वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स। क्या हीरे की कोटिंग सच में ट्रेनों को पूरी तरह रखरखाव मुक्त बना देगी, जैसा कुछ खबरों में लगता है, या ये सिर्फ रखरखाव के बीच का समय बढ़ाएगी और खर्च कम करेगी? देखिए, दोनों बातों में बड़ा फर्क है। आम उपभोक्ता को फायदा, जैसे हमारे आपके फोन में क्रांतिकारी बदलाव, वो शायद अभी कुछ साल दूर हैं और हो सकता है उतने नाटकीय न हो जितना दिखाया जा रहा है। और वो तारों के बीच यात्रा के लिए शील्ड बनाने जैसे दावे, ये तो अभी विज्ञान कथा जैसा लगता है ना, नजदीकी भविष्य की तकनीक तो नहीं लगता। हमें थोड़ी यथार्थवादी उम्मीदें रखनी चाहिए। आपकी बात समझ रहा हूं, पर इस बात से सहमत नहीं कि नज़दीकी असर संकरा होगा। देखिए, कोरियाई विधि की जो कथित किफ़ायत बताई जा रही है, उसको देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स में बदलाव, बेहतर स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेटा सेंटर, ये काफ़ी तेज़ी से आ सकते हैं। रिपोर्ट्स तो अगले 2-3 सालों की बात कर रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, जो करोड़ों लोगों को प्रभावित करेगा। देखते हैं। रिपोर्ट्स 2-3 साल कहती हैं, पर बड़े पैमाने पर उत्पादन और फिर उसे पूरे सिस्टम में ढालने में अक्सर अनदेखी देरी हो जाती है। और फिर एक और पहलू है, ये जो तकनीकी दौड़ चल रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका, चीन, रूस, जापान, इजराइल, सभी देश इसमें भारी निवेश कर रहे हैं। हाँ, और ये बात इस तकनीक के रणनीतिक महत्व को और भी उजागर करती है। जब दुनिया की बड़ी ताकतें किसी चीज में अरबों डॉलर लगा रही हों, तो साफ है कि वो इसे खेल बदलने वाला मानती हैं। ये इसकी क्रांतिकारी क्षमता का एक और सबूत है। वैसे जरा अलग नजरिए से देखती हूँ। ये जो दौड़ है, कहीं ऐसा ना हो कि ये विकास को गोपनीय सैन्य इस्तेमाल की तरफ मोड़ दे, जैसे गुप्त रिसर्च हो, हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए खास कोटिंग्स बने, बेहतर जासूसी सेंसर बने। इससे जो आम लोगों को मिलने वाले फायदे हैं वो धीमे पड़ सकते हैं या फिर ज्यादा महंगे हो सकते हैं। और ये एक तरह के प्रचार के गुब्बारे को भी हवा देता है, एक हाइप साइकिल बनाता है जहां दावे असल प्रगति से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि हर कोई वो रणनीतिक बढ़त चाहता है। तो सवाल ये है कि क्या ध्यान असल वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति पर है या भू राजनीतिक बढ़त बनाने पर ज्यादा है? ये दौड़ क्रांति को रफ्तार देने के बजाय उसे भटका भी सकती है। तो संक्षेप में कहूं तो मेरा मानना है कि लॉन्सडेलाइट का बनना और खास तौर पर हीरे की परतें बनाने की ये नई तेज और सस्ती विधि, इसने हमें एक ऐसे दौर के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हमारी तकनीक मौलिक रूप से बदल जाएगी। बेहतर, तेज, ठंडे इलेक्ट्रॉनिक्स, अविश्वसनीय रूप से टिकाऊ मशीनें और गाड़ियां और अंतरिक्ष खोज के नए रास्ते, ये सब अब पहुंच में लग रहे हैं। ये एक असल तकनीकी क्रांति है जो बस शुरू हो रही है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि हमें बहुत ज्यादा उत्साह से बचना चाहिए। हाँ, वैज्ञानिक प्रगति प्रभावशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं, और क्षमता निश्चित रूप से है। लेकिन प्रयोगशाला के प्रदर्शन और बड़े पैमाने पर किफ़ायती हकीकत के बीच अभी भी एक बड़ी खाई है। उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करने और असल दुनिया के सिस्टम में इसे अपनाने की चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं। क्रांति की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें बदलावों के समय और उनके असली दायरे का गंभीरता से आकलन करने की ज़रूरत है। नज़दीकी भविष्य में असर शायद ज़्यादा सीमित होगा और आम लोगों तक इसके फायदे पहुंचने में उम्मीद से ज़्यादा वक्त लग सकता है। लगता है हम इस क्रांति के कितनी जल्दी आने पर और कितने व्यापक होने पर असहमत हैं। हालांकि हम शायद इन खोजों के पीछे के वैज्ञानिक महत्व पर एकमत हो सकते हैं। क्यों? हाँ, ये कहना ठीक रहेगा। वैज्ञानिक उपलब्धि पर कोई सवाल नहीं है, वो जबरदस्त है, पर इसका तुरंत और हर जगह होने वाला असर वो अभी भी बहस का मुद्दा है। और शायद यही इस बातचीत की खूबी है कि जोशीली संभावनाओं और जमीनी हकीकतों दोनों पहलुओं पर सोचने से ही हमें इन नई पदार्थ विज्ञान की तरक्कियों की पूरी तस्वीर मिलती है। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में जो रिपोर्ट्स हैं, उनमें विशिष्ट अनुप्रयोग, चल रहे शोध और विभिन्न देशों द्वारा किए जा रहे निवेश पर और भी बहुत कुछ है, जिसे श्रोता चाहें तो खुद देखकर अपना नजरिया बना सकते हैं।